हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट यूनिट करेंगे हम सेमीकंडक्टर, जो कि एक 12th क्लास का चैप्टर है, यूनिट है, कंप्लीट यूनिट करेंगे भी। ये यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ जो प्रीवियस ईयर था एचटेट 2024-25 में हुआ था, जो कंबाइन था, उसमें सिंगल एक यूनिट से पूरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं कैसे। देखो एक क्वेश्चन ये रहा इसी यूनिट का, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बैक टू बैक देखने को मिलेंगे भी। देखो कैसे, 1, 2 और एक ये रहा 3। 3 तो सिंगल एक पेज पे और एक पिछले पेज पे, सिंगल पेपर में 4 क्वेश्चन। तो समझ सकते हो तुम एग्जामिनर कैसे भी कुछ भी वो कर सकता है, भी सेट कर सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। मतलब 2 क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर मेरे पास। अभी लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे भी, सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कराऊंगी। तो 2 तो सभी में हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है। सोच के देखो, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत केयरफुली करना, नोट्स बनाओ, साथ साथ सुनो, समझो एक एक चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाना भी। तो देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो, रेजिस्टिविटी लो हो। और इंसुलेटर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लो हो और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, वो अपने अंदर करंट को पास नहीं करने देते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। सेमी का मतलब होता है हाफ, और कंडक्टर का मतलब, कंडक्टर जो बता रही हूँ मैं, तो सेमी का मतलब होता है, सेमी कंडक्टर मतलब ये कंडक्टर के हाफ होते हैं। इनकी इलेक्ट्रिसिटी और रजिस्टिविटी होती है वो लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दोनों के बीच में लाई करते हैं भी। जैसे कि एग्जांपल हैं सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों ये क्या हैं? सेमीकंडक्टर भी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों भाई? हम कंडक्टर इंसुलेटर को छोड़ के सेमीकंडक्टर पे आ गए, तो हम बता देते हैं भाई इनकी इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच में लाई करती है। तो अपने अकॉर्डिंग इंसान अपने अकॉर्डिंग जितना उसको करंट चाहिए, इसमें कुछ भी मिलावट करके, डोपिंग करके, अपने अकॉर्डिंग कुछ बढ़ा घटा के इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा सकता है। अब कंडक्टर में से तो पहले इलेक्ट्रिसिटी बहुत है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास ही नहीं होती। तो ये एक ऐसा है जिसको हम यूज अच्छे से कर सकते हैं भी, अप डाउन हो सकता है ये, ठीक है। अपने केस में 2 टाइप का होता है सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, बिना मिलावट का, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, बिना मिलावट का। कैसे? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में, 4 की इनको जरूरत होती है, 4 होते हैं। तो जब ये इसमें सिलिकॉन का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके आउटर ऑर्बिट के 4 दूसरे के साथ 4 के साथ पेयर बना के अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना, इनको प्योर बोला जाता है। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ होल हैं, वो बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे पीछे होल निकलेंगे, 4 आउटर ऑर्बिट में हैं, जैसे मैंने बताया। तो इनको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, बिना मिलावट के। फिर हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक कैसे बना? प्योर्स में कुछ मिलावट कर दी अकॉर्डिंग टू आवर नीड। भाई जितनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना है, जितना अपने कुछ भी उसमें चेंज करना है, डोपिंग होता है मिलावट करके, और इंट्रिंसिक से बना दिया एक्सट्रिंसिक, जिसमें मिलावट के बाद बना जो सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे डोपिंग का मतलब होता है भी मिलावट, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी 2 टाइप से ऐड कर सकते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट होती है जिसके अंदर होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो, मतलब लास्ट में 3 अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एटम में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, बहुत एटम की, तो हर के पास एक होल एक्स्ट्रा होगा, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होल क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह पेंटावेलेंट में होते हैं जो आउटर ऑर्बिट में, मैंने जैसे इसमें बताया ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम में 4 होते हैं, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एटम में ये भी इनका परसेंटेज होता है भी, कितने एटम में कितनी इम्प्योरिटी ऐड करें। तो एक एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब एक एटम तो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे नहीं, बहुत सारे एटम करेंगे, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि करंट की वजह बनेंगे। तो करंट बढ़ाने के लिए डोपिंग की जाती है भी, पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट। पेंटा का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और ट्राई का मतलब लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये को होल, यहाँ होल एक्स्ट्रा होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेंटावेलेंट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इनको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ट्राईवेलेंट को बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, और कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। यहाँ पे पी टाइप, पी का मतलब पॉजिटिव मीन्स होल, तो यहाँ पे होल का राज होगा, सीधी सी बात है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन। अब देखो
एन टाइप सेमीकंडक्टर उठा लिया, जैसे मैंने बताया यहाँ एन, एन मीन्स इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसमें जो डोपिंग, कई बार इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं एचटेट में, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछेंगे कि जो डोपिंग की एन टाइप में इनमें से कौन सी नहीं है, 3 एन की दे देंगे, 1 पी की दे देंगे, तो ये क्वेश्चन उठा लेते हैं भी। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसमें डोपिंग की जाती है आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी या बिस्मिथ की, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रख लेना। फिर क्या होगा, जब डोपिंग कर दी तो कुछ चेंज आएगा, वो चेंज हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड होता है जो कि फर्स्टली कंप्लीटली फील होता है, ये अनफील होता है किसी टेम्परेचर टी पे। वैसे तो जैसे कंडक्टर की बात करें तो ओवरलैप होते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, करंट की वजह होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। बट क्योंकि जैसे इंसुलेटर लें तो ये गैप बहुत ज़्यादा होता है भाई, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते, तो करंट नहीं मिलता। अब बात करें, हम तो सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी इतना नहीं होता कि रूम टेम्परेचर पे जा नहीं सकते, और रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर हैं वो भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि वो जा नहीं पाते रूम टेम्परेचर पे, यहाँ से यहाँ कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर कर दी डोपिंग, डोपिंग से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए, पी टाइप में बहुत सारे एक्स्ट्रा होल मिल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन मिले, हम तो एन टाइप पढ़ रहे हैं अभी, तो एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक लेवल बन जाता है अभी कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, जिसको बोलते हैं डोनर लेवल, ठीक है। और डोनर लेवल ये बड़ा काम का भी, कैसे, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं सकते, यहाँ बेचारे बहुत पास बहुत इलेक्ट्रॉन, वो आराम से इसमें जंप कर जाएंगे और करंट क्या होगा, बड़े आसानी से फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। फर्मी लेवल होता है एनर्जी गैप। वैसे तो देखो सेमीकंडक्टर होता है, उसमें प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल होता है बिल्कुल बीच में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल होते हैं बराबर। यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो जो फर्मी लेवल है वो शिफ्ट हो जाता है वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कौन सा, यहाँ, तो फर्मी लेवल चला गया अभी ऊपर, बीच से चला गया ऊपर, किसकी तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ, किसमें, एन टाइप में। आगे चलो पी टाइप, पी टाइप में पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ओके। अब देखो यहाँ पे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड होंगे, तो जो इसमें होल ज़्यादा होते हैं, तो होल मतलब यहाँ इनकी लेयर यहाँ बन जाएगी भी, ठीक है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, उसमें क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्योंकि वो डोनर मतलब ऊपर जाएगा, डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करेगा, होल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बड़ी आसानी से जंप कर जाएंगे भी, जंप कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो चला गया ऊपर, पीछे क्या बचेंगे, यहाँ होल, होल का क्या होगा, मोमेंट होगा, और मोमेंट से क्या बनेगा, करंट बनेगा, किसकी वजह से बना, यहाँ होल की वजह से। एन टाइप में किसकी वजह से बना, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ओके। अब देखो कितना काम आसान हो गया, यहाँ से यहाँ बेचारे जंप नहीं कर सकते थे, अब एक जुगाड़ कर दिया भाई, किसकी वजह से, डोपिंग से। आगे देखो, अब किस किस का जो एंड पी टाइप में डोपिंग करते हैं, कौन कौन से एटम उसमें मिला सकते हैं, तो ये फिर से क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम या गैलियम, इस तरह के 4 याद कर लेना भाई। कई बार 3 ऑप्शन दे के कौन सा एन टाइप का है, कौन सा इनमें पी टाइप का, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल की दोनों की मोबिलिटी होती है, जो हमें बताती है, रेशियो होता है वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट और डायमेंशंस फॉर्मूला पूछ सकते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे रख देना, ऊपर वेलोसिटी का रख देना, ठीक है। स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं भी। अब पता है क्या, बच्चों का दिमाग जो एक्स्ट्रा चलता है उनको लगता है पी टाइप एन टाइप, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसमें तो होल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसमें होल एक्स्ट्रा थे तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ज़्यादा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, पीछे होल छोड़ता है, दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रल हो जाता है। होल जब इसमें होल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उस होल में, मतलब एक वैलेंसी क्रिएट हो इसमें, तो पीछे होल छोड़ेगा वहाँ भी, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। गांठ बांध लेना भाई, पी टाइप हो एन टाइप हो, ठीक है, इनके नाम पे मत चले जाना, ये स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करें पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या होता है, देखो ऐसे पी एन डायोड है, डायोड का ये सिंबल होता है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी ये डायोड फॉरवर्ड बायस कब बनता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें, तो फॉरवर्ड बायस बन जाता है। अगर ये उल्टा कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, बड़े वाला डंडा पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस बन जाएगा। अब बात करें कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो तो क्या होगा और रिवर्स बायस हो तो क्या होगा। देखो फॉरवर्ड बायस हो कब बनता, फॉरवर्ड, पी को पी से जोड़ो, एन को एन से कनेक्शन कर दो, तो करंट
अच्छा खासा फ्लो करता है, ठीक है। रिवर्स बायस में उल्टा होता है, पी को एन से जोड़ोगे, एन को पी से, तो कोई भी करंट नहीं होता, एक लीकेज जिसको बोलते हैं डार्क करंट मिलता है रिवर्स में। अभी नीट में क्वेश्चन डाला हुआ था, 4 डायोड थे, 2 रिवर्स बायस थे, 2 फॉरवर्ड, और करंट वगैरह पूछ रखा था। जब 2 रिवर्स हैं तो उन पे तो काटा लगा दो, उसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। कौन काम कर रहे थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया। मैं ये बता रही हूँ सिर्फ कि फॉरवर्ड बायस डायोड करंट देता है और रिवर्स बायस डायोड में करंट नहीं होता, लीकेज करंट या डार्क करंट मिलता है उससे, ठीक है। अब देखो, पी एन डायोड एज ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हो। भाई एसी प्रोवाइड कर दी, डीसी में चेंज कर दिया, वो होता है रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। हाफ नाम से ही पता चला आउटपुट देगा हाफ, फुल मतलब फुल आउटपुट देगा। जैसे इनपुट दिया एसी ऐसे, पॉजिटिव हाफ पे डायोड, एक ही डायोड कनेक्ट होता है इसकी जब वर्किंग करोगे तो एक डायोड को जब पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ फॉरवर्ड बायस होता है तो आउटपुट मिलेगा। इस साइकिल के अंदर वो रिवर्स बायस हो जाता है तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इस साइकिल में फिर फॉरवर्ड हुआ, फिर कुछ आउटपुट मिला, इसमें फिर एक वो रिवर्स हुआ, कुछ नहीं मिला। तो जब ये इनपुट का हाफ आउटपुट मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल में कैसे होता है, 2 डायोड कनेक्ट होते हैं, इसकी वर्किंग करोगे तो जब ये वाला दोगे तो एक डायोड मिलेगा फॉरवर्ड, एक मिलेगा रिवर्स, तो फॉरवर्ड की वजह से करंट मिल गया। जब ये वाला साइकिल दोगे तो दूसरा फॉरवर्ड हो जाएगा, पहले वाला रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2 डायोड है तो एक तो फॉरवर्ड मिलेगा ही मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से इनपुट का जो आउटपुट मिला डीसी, मतलब देखो ऊपर ऊपर मिला है और सभी फुल मिला है हमें, तो फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं इसको, ओके। आगे देखो, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला भी जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाऊंगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल के लिए लिखे मैंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो हाफ में तो होती है आई नोट बाई 2, पीक वैल्यू की हाफ, और फुल में होती है 2 आई नोट बाई, नहीं ये रहा आई नोट बाई रूट 2, उसमें 2 लगता है, इसमें रूट 2 लगता है फुल में। डीसी वैल्यू ऑफ करंट, डीसी वैल्यू ऑफ करंट इसमें तो होती है हाफ वाले में आई नोट बाई पाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ मैं दिखाऊंगी, और इसमें होती है आई नोट बाई ये रहा 2 आई नोट बाई पाई, इसमें आई नोट बाई पाई, इसमें आई डी सी होता है 2 आई नोट बाई पाई, इसमें रूट मीन स्क्वेयर आई नोट बाई 2 और इसमें आई नोट बाई रूट 2, ठीक है। ये भी स्टेट में आया हुआ है 2025 में ही। एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी डिवाइस को इनपुट दें और वो आउटपुट दें, तो इनपुट के कंपैरिजन में कितना आउटपुट मिला, तो दोनों का रेशियो होता है। अभी पावर लगा लो, वोल्टेज लगा लो, करंट किसी की भी निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर कितनी मिली और कितनी हमने इनपुट दी, दोनों का रेशियो, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एफिशिएंसी का मतलब भाई इनपुट दे रहे हैं तो कितना रिस्पॉन्स मिला, कितना आउटपुट मिला। जैसे मैं अभी इनपुट दे रही हूँ तो कितना तुम फीडबैक देते हो, वो एफिशिएंसी भी मेरी। एफिशिएंसी मतलब कोई डिवाइस कितना एफिशिएंट है, तो यहाँ पे ये जो नोट्स चल रहे हैं, जो स्टडी चल रही है, वो कितनी एफिशिएंट है, वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करते हुए मैं कितना अच्छा करवा रही हूँ, उसके कंपेरिजन में आपका रिप्लाई उससे अच्छा आ रहा है या कम आ रहा है, आ नहीं रहा, तो वो मेरी एफिशिएंसी होगी और मैं निकालती हूँ हमेशा, ठीक है। अब देखो फॉर्म फैक्टर, रूट मीन स्क्वायर को डीसी से क्या कर दो, आई डीसी का रेशियो दोनों का, ये भी आज स्टेट में पूछा हुआ भाई। करंट रूट मीन स्क्वायर है, उसको जो डीसी करंट है दोनों का रेशियो ले लो, ये बनेगा फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहे हैं कब से, तो इसके कुछ पर्पज भी होंगे भाई, किस पर्पज के लिए है, क्या कहाँ कहाँ काम आता है। तो फर्स्ट है इसमें जिनर डायोड, बहुत काम की बातें लिखी मैंने, कोई मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करती भी एक्स्ट्रा बोल के एक्स्ट्रा पढ़ा के एक चीज़ को बार बार या बहुत छोटी सी आसान सी चीज़ है उस पर घुमाती रहूँ 10 मिनट, तो सिर्फ इतना पढ़ाती हूँ थोड़ी भी समझ आ जाए, और सब कुछ मतलब क्रीम छाट के लिख रखी मैंने, तो बिल्कुल ध्यान से सुने, अवॉइड न करे भी। देखो जिनर डायोड क्या होता है, एक स्पेशल डायोड होता है, पीएन डायोड का ही हम वो पढ़ रहे हैं पर्पज, तो ये एक ऐसा स्पेशल डायोड होता है जो रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन रीजन में सेफली वर्क करता है, भी रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। जैसे अगर ये फॉरवर्ड बायस हो तो ये नॉर्मल डायोड की तरह ट्रीट करता है, बट इसको कर दे रिवर्स बायस, तो ये पहले तो रिवर्स बायस में डायोड क्या करता है, करंट ही नहीं देता, तो ये भी स्टार्टिंग में तो करंट नहीं देता, बट एक टाइम ऐसा आता है फिर ये एक इनकी ब्रेक डाउन कंडीशन होती है भी वोल्टेज पे, वहाँ आके अच्छा करंट देता है, जिसको वीजेड ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज के लिए इसका यूज होता है। जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम आता है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब होता है जितना हम फिक्स करें भी इस उसमें वायर में 6 वोल्ट रहना चाहिए, जिनर डायोड लगा देंगे 6 वोल्ट ये अपनी फिक्स कर देगा,
तो एक वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका बड़ा यूज़ होता है भाई, बड़ा रोल है यही, इसी के वजह से ही जाना जाता है कि किसी भी उसमें मतलब लोड तो दे रखा मान लो 10 वोल्ट और हमें चाहिए कहीं 6 वोल्ट, तो जिनर डायोड लगा दिया जाता है क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है कि वोल्टेज को फिक्स कर देता है। ठीक है, रिवर्स बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में जिनर जो नॉर्मल डायोड वैसे ही ट्रीट करता है और डैमेज नहीं होता, करंट अच्छा देता है। कैसे, जैसे इधर मैंने डिफरेंस भी लिख रखा है, जिनर डायोड फॉरवर्ड डायोड हो तो जैसे नॉर्मल डायोड होता है, करंट मिलता है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो वैसे ही काम करेगा, और रिवर्स में ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है भी, जैसे ग्राफ से मैंने अच्छा खासा समझाया हुआ है। इधर वोल्टेज है, करंट, ये तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में तो ऐसे ही चलता है डायोड, वैसे ही चलेगा भाई, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहे हैं। इधर देखो लीकेज करंट आया जैसे लाइक ए डार्क करंट, और एक वैल्यू ऐसी आएगी यहाँ पे जिसके ऊपर ये देखो इस रो में क्या करंट, तो अच्छा खासा करंट इंक्रीज होता है, और यहाँ पे वी की वैल्यू फिक्स है, फिक्स का मतलब वोल्टेज सेम, इसने वोल्टेज को यहाँ फिक्स कर दिया, रेगुलेट कर दिया। ठीक है, आगे इनपुट वोल्टेज चेंज होने पर भी स्टेबल रहता है भाई, इनपुट वोल्टेज चेंज होने पर भी जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट आएगा यहाँ, आउटपुट वोल्टेज स्टेबल रहता है भाई, इनपुट को चेंज करे जाओ चाहिए, इसका जो वोल्टेज है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में, पावर सप्लाई सर्किट में, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी, ज़्यादा ओवर ना हो वोल्टेज की उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है फोटोडायोड, सिंबल ऐसे होता है, डायोड है, लाइट डाल रही, फोटो मतलब फोटोन गिरे, इस पर लाइट गिरी। ठीक है, तो फोटोडायोड इज ए रिवर्स बायस डायोड, ये भी रिवर्स बायस डायोड है। ठीक है, दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, ये जो लाइट इस पर गिरी, इस लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट में, लाइट गिराओगे करंट में चेंज कर देगा। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह ट्रीट करता है, पहले डार्क करंट, लाइट गिरने पर करंट इंक्रीज होता है। अब रिवर्स में काम करेगा तो डायोड क्या करता है, रिवर्स में तो करंट ही नहीं देता, लीकेज करंट होता है, डार्क करंट होता है, तो ये क्या करेगा, लाइट गिरेगी तो करंट को इंक्रीज करता है वहाँ पे। ठीक है, लाइट की जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यूज़ देखो, यूज़ भी कई बार पूछ लेते हैं स्टेट में, लाइट सेंसर का काम करता है फोटोडायोड, जैसे दिन में लाइट ऑफ करना, रात में लाइट ऑन करना, ऑटोमेटिक। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी स्मोक फायर डिटेक्टर, स्मोक है जैसे धुआं फैल गया तो उसके ऊपर लाइट गिरने में जाने में प्रॉब्लम होगी तो बता देता है, मतलब सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी IR रिमोट रिसीव में, कल वाले में किया था ना हमने, IR जो रिमोट सेंसर होता है ना उसमें IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, फोटोडायोड ही उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है LED, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो देखो लाइट एमिट का मतलब देना, तो ये डायोड है और लाइट को एमिट कर रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, इलेक्ट्रिकल दी और ये वापस निकालेगा उसकी लाइट की फॉर्म में। ठीक, उल्टा होगा ना उससे, रिवर्स बायस में लाइट नहीं देता, डैमेज हो जाता है। ये सिर्फ कई बार ये भी क्वेश्चन डाल देते हैं जैसे थ्योरी टाइप बनाना हो एग्जामिनर को भी, LED रिवर्स बायस में काम करता है क्या, फोटोडायोड, ये ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। यूज़ देखो भाई, अलार्म वगैरह में जैसे कि लाइट मिली तो सेफ है, लाइट कट, अलार्म में कैसे, देखो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ये करंट लाइट देता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट आएगा तो लाइट मिली, देखो से जैसे उसमें ATM वगैरह में लगा दिया, अब कोई इंसान आया या कहीं भी सेफ्टी के लिए लगा दिया तो वो बीच में आएगा ना कोई इंसान, तो इसकी जो लाइट गिर रही थी इसके ऊपर वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होते ही इसका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, बेबी कुछ गड़बड़ है। इस तरह का यूज़ होता है भी। सेफ्टी लाइट है जैसे येलो ग्रीन कितने टाइम तक रखना है, रेड लाइट कितने टाइम तक रहेगी येलो, तो उसमें भी LED यूज़ होता है। डिस्प्ले डिवाइस जैसे मोबाइल, TV, लैपटॉप स्क्रीन भी इमेज वीडियो दिखाते हैं, उनमें भी LED यूज़ होता है। होम लाइटिंग में, व्हीकल्स में, ठीक है, इंडिकेटर लाइट ऑन ऑफ करनी हो तो उसमें भी LED का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोलर सेल, सोलर सेल से सभी वाकिफ़ हो, आज के चलन में, आज के उसमें प्रसिद्ध भाई सोलर प्लेट्स, सोलर पैनल लगे हुए हैं हर जगह। तो सोलर सेल मतलब जो सन से लाइट गिरी इसके ऊपर और ये सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिजली बना देता है। यूज़ सोलर पैनल वगैरह में, सैटेलाइट, कैलकुलेटर, स्ट्रीट लाइट सिस्टम में। इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि सभी वाकिफ़ हैं इससे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आने नहीं, इस पर आएगा तो थोड़ी आएगा, तो तुम कर दोगे आराम से। फिर नेक्स्ट ट्रांजिस्टर, नाम से पता चला ट्रांजिस्टर, ट्राई मीन्स होता है थ्री,
ठीक है, जिसके अंदर 3 सेमीकंडक्टर आपस में जुड़े हों। जैसे कैसे बना सकते हैं, PNP, 2 P टाइप के, P टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में रख दे N टाइप, या फिर 2 N टाइप के बीच में रख दे P टाइप। P टाइप वाला थोड़ा सा थिन लेयर लेते हैं, पतली लेयर लेते हैं, और बाहर वाले इनके कनेक्ट करके फिर बाहर बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो 3 लेयर सेमीकंडक्टर की डिवाइस होती है। 3 लेयर की वजह से इसको ट्रांजिस्टर बोला जाता है। टर्मिनल कौन कौन से हैं, अब 3 ऐसे, तो एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। इनको आगे पीछे कर सकते हैं हम, बट ये होते हैं भी एमीटर जो एमिट करेगा, बेस बीच वाला, कलेक्टर जो कलेक्ट करेगा। ठीक है, एमिटर होता है सबसे हैवी डोपिंग, सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, डोपिंग इम्प्योरिटी एड, जिस जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा लेके आएगा। हैवली डोपिंग कर रखी उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा डोपिंग है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है करंट इसमें सबसे, इसकी वजह से करंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बहुत पतला होता है, अभी लाइटली डोपिंग होती है तो ना के बराबर करंट देगा। कलेक्टर में इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, जैसे ये 5% है तो ये 95% है, ये 100 है, इतना डिफरेंस होता है। अभी ये 100% है तो ये 95 है, ये 5% है। तो इसमें इसे एमीटर से कलेक्टर में कम होती है डोपिंग, तो इसका करंट भी कम होता है। ये फॉर्मूला देखो, जो करंट होता है ना एमीटर का, वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होता है। ये याद रख लेना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। 2 करंट दे देना तो तीसरे की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एमीटर करंट होता है वो बेस और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन का मतलब जो दोनों का सिर का हो। ठीक है, बेस मतलब बीच में मिलेगा भाई, उसका भी हो और उसका भी हिस्सा हो। ठीक है, तो कॉमन बेस का मतलब बेस बीच में मिले, तो इधर एमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो करंट गेन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, करंट गेन निकालेंगे, वो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट गेन मतलब समझ रहे हो, आउटपुट इनपुट का रेशियो, तो आउटपुट किस पे, सी पे, इनपुट किस पे, एमीटर पे। तो करंट गेन इज रिप्रेजेंट बाय अल्फा इन केस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, विच इज रेशियो ऑफ करंट ऑफ कलेक्टर आउटपुट वाला, करंट ऑफ बेस नहीं है एमीटर। ठीक है, तो हाँ, किसका होगा, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का ये फॉर्मूला। इस जो अल्फा की वैल्यू होती है ना भाई, वो लेस देन 1 होती ना भी, हाँ एमीटर है, सही कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ से मैंने बताया बेबी, कलेक्टर का करंट कम होता है या एमीटर का, कलेक्टर का करंट कम होता है क्योंकि एमीटर तो बहुत हैवीली डोप्ड होता है। तो इसका जब वैल्यू नीचे ज़्यादा हो तो वैल्यू लेस देन 1 आनी स्वाभाविक बात है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ध्यान रखना, कई बार तो हम MCQ जो निकालते हैं ना, अल्फ़ा वैल्यू पूछे तो मतलब लेस देन 1 होके ऑप्शन, एलिमिनेशन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, भी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, काटा ऐसे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इज लेस देन 1 मिलेगी, क्यों, क्योंकि नीचे करंट है एमीटर का, एमीटर का करंट तो कलेक्टर से ज़्यादा होता है। तो अल्फा क्या हुई, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की करंट की। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन बेस में, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिख रखी मैंने। कॉमन बेस के अंदर करंट गेन, अभी ये भी हमने देखा बहुत लो होती है, वोल्टेज गेन हाई होती है, बस इसकी वोल्टेज गेन क्या मिलेगी, हाई। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस लो और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होने के कारण वोल्टेज गेन हाई होती है। बात लिख रखी है वोल्टेज गेन, तो इसका मैंने रीजन भी लिख रखा है अभी। नेक्स्ट है कॉमन एमीटर, एमीटर का मतलब, कॉमन का मतलब बीच में, अब की बार कौन बीच में, एमीटर। ये देखो एमीटर बीच में, इधर बेस आ गया, इधर कलेक्टर, अब यहाँ इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे। ओके, अब देखो इसका करंट गेन को, अब की बार एमीटर बीच में चल गया तो बिट्टा ले लेंगे, करंट गेन इज रिप्रेजेंट बाय बिट्टा। तो बिट्टा आउटपुट इनपुट, आउटपुट पे सी है तो करंट सी का, इनपुट पे बी है बेस तो करंट बेस। अब ये तो बहुत कम होती है इसकी तो वैल्यू, तो सीधी सी बात है बिट्टा की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आएगी, तो वैल्यू इसकी हाई होती है, 20 से मतलब 200 के बीच में लगभग लाई करती है। अच्छा, एक और मैं बता देती हूँ, जो कॉमन एमीटर है ना, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कॉमन बेस से नहीं बनते, कॉमन एमीटर से बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये बड़ा काम का है। कैसे, एक तो हमने अब ये भी देखा करंट गेन बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें। ठीक है, करंट गेन आई, वोल्टेज गेन आई और पावर गेन सबसे ज़्यादा, इसके अंदर पावर गेन सबसे ज़्यादा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो काम का है पॉइंट ऑफ एग्जाम से, वो कॉमन एमीटर, घोट के पी लेना चाहिए इसको तो। ठीक है, फॉर्मूले तो सारे ही घोट के पीने, पका के रोज़ खाने के साथ खाओ चाहिए। देखो कॉमन, अब की बार कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कौन बीच में आ गया, कलेक्टर। ये देखो इधर गया बेस, इधर गया एमीटर, यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो इसका जो करंट गेन है वो आउटपुट पे एमीटर अब की बार, और बेस नीचे। तो देखो बेस नीचे आ गया, बेस का करंट तो बहुत कम होता है, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, हाई रहने वाली है। ठीक है, वोल्टेज गेन 1 मिलती है इसमें,
वोल्टेज गेन मिलती है 1। इनपुट रेजिस्टेंस हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। वो तो तुम यहाँ से करंट और वोल्टेज का देख के भी इसका बता सकते हो, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बताता है, V इक्वल टू आई आर। ये बैलेंस तो होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ कम हो रही दूसरी ज़्यादा होगी। अब देखो तीनों के बीच में रिलेशन पक्का स्टेट में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, और इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। अल्फ़ा कौन सा था, फर्स्ट वाला कॉमन बेस वाला, तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू होती है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। और गामा होता है 1 प्लस बीटा के इक्वल। ओके, लिख लो चाहिए। नेक्स्ट देखो, वोल्टेज गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बताया मैंने, जो सिंपल को, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता हो भाई, सिग्नल को बढ़ाता हो, एम्पलीफाई। जैसे वो नहीं होते क्या, माइक वगैरह बोलते हैं तो इतनी लाउड आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर एम्पलीफायर यूज़ होते हैं। तो एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को बढ़ा देता है। कम इनपुट दोगे तो ये ज़्यादा आउटपुट देता है ऐसे, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे, गेन होती है ना कॉमन बेस एम्पलीफायर में, कुछ गेन है। देखो कैसे, डीसी करंट गेन है, डीसी करंट गेन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन बेस है तो आउटपुट मिलेगा कलेक्टर, इनपुट पे मिलेगा एमीटर। तो अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई डी सी, ठीक है। एसी करंट गेन, एसी होता है आउटपुट में जो मिलेगा, डीसी होता है स्टडी करंट, एसी होता है, एसी मतलब जो चेंज होता है वो करंट। तो इसके अंदर चेंज ले लेंगे, बस है यही फॉर्मूला। आईसी का मतलब एमीटर कलेक्टर करंट, आईसी का मतलब, और डेल आईसी का मतलब उसके अंदर कितना और चेंज हो गया। तो अब की बार इसमें चेंज में कन्वर्ट कर दिया भाई, डेल आईसी बाई डेल आई ई, इसी का फॉर्मूला है। बस इसमें चेंज में लिखा है क्योंकि एसी है, ये स्टैटिक है, डीसी है, तो हमने वैसे का वैसे रखा है। ओके, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी, बस थोड़ा सा और बचा है। पानी पी लो बीच में, दिमाग गर्म हो गया तो। देखो ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से समझोगे, चीज़ साथ साथ याद हो जाती है भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे भी तो याद होगी, न्यूमेरिकल सोल्व करती हूँ, फॉर्मूले याद ही होगे। 4 न्यूमेरिकल सोल्व करोगे एक फॉर्मूला पे, पक्का ही हो जाएगा। क्या मजाल भूल लोगे, फॉर्मूले भूलते थोड़े हैं। अब मैथ के कौन से भूल गए तुम, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस तरह से याद हो जाते हैं। फिर देखो, ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर वेव की बार एम्पलीफायर, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता हो, बढ़ाता हो। इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे ना तो ये फेज़ को 180 डिग्री कर देता है। कॉमन बेस लो, कॉमन कलेक्टर लो, जिस फेज़ में इनपुट मिलेगा उसी फेज़ में आउटपुट मिलता है। बट कॉमन एमीटर के अंदर इनपुट तो इस फेज़ में दिया और आउटपुट ऐसे मिलेगा, तो 180 डिग्री का होता है। ये स्टेट में आया हुआ है, स्पेशल मैंने नोट किया। देखो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में तो 0 फेज़ डिफरेंस है, उसी फेज़ में मिलता है। और कॉमन एमीटर में फेज़ 180 का हो जाता है। एम्पलीफाई तो करता है तीनों में, क्योंकि एम्पलीफायर है, सिग्नल को बढ़ाएगा, बट रिवर्स देता है किसमें, कॉमन एमीटर में। ध्यान रख लेना बस, ठीक है। हाँ, ये स्टेट में आया हुआ है 2000 अभी 24-25 वाले में भाई, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का होल का इन सेमीकंडक्टर। तो मैं पहले समझा देती हूँ भाई, मास तो मास होता है, मास चेंज नहीं होता भाई। तो इफेक्टिव मास एक ये नहीं कि मास कम ज़्यादा हो रहा है, मास कम ज़्यादा नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम में जाता है भाई, या सीधी लाइन में जाता है, या फिर ऐसे जाता है, मतलब एक मोशन के साथ उसका मास डिस्क्राइब किया। जैसे एफ को रखना है मेरे को, एफ इक्वल टू में होता है फोर्स का फॉर्मूला, एफ को रखना है मुझे फिक्स। अगर कोई ऐसा पाथ हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेट अच्छा करता हो, मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज़्यादा है और इसको मुझे फिक्स रखना है, तो सीधी सी बात है मास की क्या होनी पड़ेगी, कम। कोई जगह ऐसा है कि एक्सेलेरेशन कम है, तो सीधी सी बात है मास को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा, ताकि ये मिले, फोर्स मिले फिक्स। तो मास का कम ज़्यादा होना इंडिकेट कर रहा है एक्सेलेरेटेड मोशन है या नहीं है, मोशन इलेक्ट्रॉन या होल का मोशन किस टाइप का हो रहा है, बस इस बात पे इंडिकेट कर रहा है, उसकी कन्फिगरेशन को डिस्क्राइब करता है भाई। इसकी सहायता से हम कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। इफेक्टिव मास का मतलब होता है जो मास चेंज हो, एक्चुअल में मास चेंज नहीं हो रहा, एक्चुअल में हम कुछ और चीज़ की तरफ टारगेट कर रहे हैं भाई। समझो एक बार कैसे लिख रखा मैंने, देखो इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का होल का सेमीकंडक्टर में। वैक्यूम में क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम नोट लेते हैं, बट इन सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम है, इलेक्ट्रॉन है वो सेम तरह से बिहेव नहीं करता भाई, क्योंकि वो डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर किस टाइप का है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, अदर टाइप सेमीकंडक्टर क्यों नहीं करता, क्योंकि सबकी जो क्रिस्टल लेटिस है, एटम अरेंजमेंट है, सब कुछ अलग होता है, ठीक है। उसके मोशन से अलग मास डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मास। ओके,
स्टेट में पूछा गया कि किस पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें मोशन अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम सब कुछ अलग हो जाती है अलग सेमीकंडक्टर के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला लिखा है मैंने कि जो इफेक्टिव मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई कर्वेचर ऑफ ई के या ईपी मोमेंटम करो, भाई करो ज़्यादा है कर्वेचर ऐसे, तो उसका इफेक्टिव मास कम होता है। कर्वेचर कम है तो इफेक्टिव मास ज़्यादा होता है। कैसे देखो, हाँ कर्वेचर अगर फ्लैट है तो बड़ा मिलेगा ही, मैंने अभी बताया, और कर्वेचर शार्प है तो इफेक्टिव मास छोटा होगा। तो छोटे बड़े से हमने डिस्क्राइब कर दिया। फ्लैट पर डायरेक्शन कम होती है, भी फ्लैट है तो डायरेक्शन चेंज कम होगी, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन है, और मैंने बताया एक्सेलरेटेड मोशन है तो मास बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है एम में। नेक्स्ट देखो, इफेक्टिव मास रियल में मास चेंज नहीं होता। भी देखो वही बात लिख दी ना मैंने समझाने के लिए, यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोशन का इफेक्टिव बिहेवियर, अपना उसका बिहेवियर डिस्क्राइब करता है इसकी हेल्प से। तो हम इफेक्टिव मास डिसाइड करता है मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, स्पीड ऑफ डिवाइस। ओके, जैसे मास कम है तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा, भाई छोटी चीज़ है हल्की चीज़ है वो स्पीड ज़्यादा होगी उसकी, तो मास कम वो तेज चलेगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। तो इनकी बात आ गई ना, हम डिस्क्राइब तो इसको कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट में एक ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई कि इफेक्टिव मास मतलब ई की वैल्यू दे रखी थी, कुछ इक्वेशन दे रखी थी, इफेक्टिव मास निकालो। तो इफेक्टिव मास का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर ई बाई डेल के स्क्वेयर। तो ई की जो इक्वेशन थी के अंदर, तो के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करो, 2 बार करो, एच कट स्क्वेयर के नीचे डिवाइड कर दो, इफेक्टिव मास बन जाएगा। इसके फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मैं दिखाऊंगी। ई यहाँ पे एनर्जी और के क्या होता है, वेव नंबर। ठीक है, इफेक्टिव मास इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द, मैंने बताया ना अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए इफेक्टिव मास चेंज हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर अलग है तो उसका स्ट्रक्चर एटम कन्फिगरेशन सब चेंज हो गया, और इफेक्टिव मास उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो एच पैरामीटर पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी स्टेट में आ लिए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए। देखो इनपुट इम्पीडेंस लाइक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट की बात करें तो रेशियो होगा आउटपुट बाय इनपुट का, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं HIE, इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस मतलब R, रेशियो होता है V/I का अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो V देखो डेल V बाई डेल I। ठीक है, ओम इसका यूनिट होता है। रिवर्स वोल्टेज रेशियो, तो रिवर्स वोल्टेज रेशियो किसका, देखो वोल्टेज है, सीधी सी बात है, सिर्फ वोल्टेज का रेशियो, तो आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, तो VBC डिवाइडेड बाई V, कॉमन एमीटर बेस एमीटर। तो ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज से वोल्टेज क्या हो गया, कैंसर। लास्ट पेज बच गया भाई। फॉरवर्ड करंट रेशियो, सिर्फ करंट का रेशियो, इसका मतलब रेशियो सिर्फ करंट का, तो इधर भी करंट, आउटपुट बाई इनपुट करंट, इसका भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन भी एक बार आ लिया भाई। ठीक है, करेंगे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E बाहर इलेक्ट्रॉन चार्ज, NE न्यू E प्लस NH न्यू H। NE होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू E होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH होता है नंबर ऑफ होल, न्यू H होता है मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, और मोबिलिटी का फॉर्मूला बता चुकी मैं, V/E होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता है अभी। अब देखो जो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, उसमें कई बार एम्पलीफायर मतलब बैक टू बैक ऐसे जोड़ देते हैं या पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। तो जब सीरीज़ में हो तो गेन हमेशा मल्टीप्लाई होती है, कितने भी हो कनेक्ट, 2 हो 3 हो 4 हो। पैरेलल में कनेक्ट हो तो टोटल गेन ऐड हो जाती है, बस दोनों में सेम है, हाफ वेव हो फुल वेव। सीरीज़ में मल्टीप्लाई, पैरेलल में एडिशन, किसका, गेन का, बैक टू बैक गेन मिलेगी, इसकी गेन इसको मिले, इसका किसको रिजल्ट आए उसको मिलेगा, इस तरह। फ्रीक्वेंसी और देख लो, हाफ वेव होता है जिसमें हाफ वेव मिलती है, फुल में फुल वेव मिलती है। तो इसका एक कंप्लीट साइकिल आएगा ना, तो एक बार फ्लैश मिल रहा है, एक पल्स मिल रही है, फिर एक साइकिल पे एक पल्स मिलेगी। तो इनपुट का साइकिल और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो पल्स बराबर हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो इनपुट के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक साइकिल के लिए एक पल्स दी इसने,
आउटपुट के ये फुल वेव के लिए देखो एक साइकिल के लिए 2 आउटपुट पल्स मिली, क्यों? क्योंकि देखो ये दोगे तो एक पल्स मिली, इस साइकिल के लिए फिर एक पल्स मिली, तो एक साइकिल में 2 बार पल्स मिली तो डबल होगी ना। तो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की वो डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने करवाया, ठीक है। तो ये था भाई थ्योरी पार्ट, और मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी इनकी जो ये नोट्स हैं PDF प्रोवाइड करने की आपको, ठीक है। अब लेती हूँ मैं 2024-25 वाला पेपर जिसमें 4 क्वेश्चन आए हुए थे। देखो फर्स्ट देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एन एक्सेप्टर लेवल दे रखा है भाई। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी में क्या होता है? होल मेजॉरिटी चार्ज करिए, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। तो इसका एक्सेप्टर लेवल पी टाइप में मैंने क्या बताया था? ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, नीचे वैलेंस बैंड। तो पी टाइप के अंदर यहाँ होता है भाई एक्सेप्टर लेवल, डोनर ऊपर मिलेगा, एन टाइप में यहाँ इसका एक्सेप्टर लेवल है, जिसकी इसने एनर्जी दे रखी है 57 मिली, अभी मेगा नहीं है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन क्रिएट ए होल, ये कह रहा है कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट गिराएं जिससे होल क्रिएट हो जाए। होल का मतलब होता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं और पीछे होल क्रिएट हो जाएं इसमें, ताकि होल मूवमेंट करें। थ्योरी तुम बता चुकी, और मोमेंट करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? होल की वजह से करंट मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये पूछी है। अब दिमाग में एक बार सोच के देखो कि E दे रखा है और H पूछा है, कहाँ होता है इसका रिलेशन? तुम बता देती हूँ, ऐसे नहीं होता क्या? E इज इक्वल टू एच न्यू फोटोन की एनर्जी, और होता है hc/λ, होता नहीं होता? और E इज इक्वल टू H की वैल्यू होती है 6.62 10⁻³ और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और लैम्डा पूछा है तो E नीचे ले आओ, लैम्डा इधर ले आओ और E इधर। E की तो दे रखी 57 और मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 10⁻19। बस ये सोल्व कर लोगे। इसका सॉल्यूशन तो मैंने प्ले लिस्ट में अलग से करवाई रखा है इस पेपर में 2024 वाले में, 24-25 में। फिर भी मैंने समझा दिया, ये कैलकुलेशन तो खुद ही कर लो, चाहे वहाँ करवा रखा हो ना करवा रखा हो, प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है भाई, ठीक है। तो देख लो इस फॉर्मूले से निकल गया। क्या पूछा कि यहाँ से होल क्रिएट करने, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करवाने बस, तो पीछे होल क्रिएट होंगे, ये इसका था कंसेप्ट। अगला देखो, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन एमिटर। देखो कॉमन एमिटर, पहले कॉमन बेस था उसमें अल्फा यूज करे थे, कॉमन एमिटर है तो बीटा की वैल्यू दे रखी है 59। एमिटर करंट एमिटर का दे रखा 5 मिली एम्पियर। वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट पूछिए, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कॉमन एमिटर तो बीच में हो गया, तो IC आउटपुट पे है, इनपुट पे B है, ठीक है। हमें किसकी एमिटर की वैल्यू दे दी, कहाँ पुट करेंगे? है ही नहीं एमिटर। तो देखो एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, एमिटर इज इक्वल टू होता है बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट। तो IC की जगह मैं इधर रख दूंगी IE माइनस IB डिवाइडेड बाई कौन है? IB। तो इधर रख दूंगी IE/IB और इसके नीचे रखोगे कट जाएगा, तो IE/IB किसकी वैल्यू होती है? IE/ किसकी वैल्यू दे रखी है? दे रखी है IE की, तो बस। तो अब तो सारे होएंगे। देखो IE/B किसके इक्वल चल रहा है? बीटा के। इसकी वैल्यू दे रखी है, इधर जाएगा 1 + बीटा हो जाएगा, इधर कौन बचा? IE/IB। हमें निकालना IB, तो IB को उधर ले जाओ, ये इधर चला जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी, इसकी दे रखी 1 1 ही होता है, इसकी निकालनी, निकल गई बस, ठीक है। 2 क्वेश्चन इन 9 वोल्ट वोल्टेज है सप्लाई रन टू कार स्टीरियो। अच्छा, जिन्नर डायोड पे दे रखा है। देखो टोटल वोल्टेज तो दे रखी 12 वोल्ट बैटरी में, जिन्नर वोल्टेज दे रखी 9 वोल्ट, मतलब जिन्नर डायोड है उसके अंदर से 9 वोल्ट ही रहेगा, कुछ भी आदान प्रदान कम ज़्यादा सर्किट में होता रहे, ये अपना 9 ही रखेगा। P मैक्स इसके लिए पावर दे रखी ये वाली, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जा रहा है। इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इतना यूज़ कर रखा है, तो डायोड करंट बताना भी तुम्हें, जिन्नर डायोड का करंट क्या। 2 चीज़ें यहाँ पे, जिन्नर करंट और टोटल करंट, लोड करंट बोलते हैं। तो देखो करंट का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR होता है, तो I = V/R। अगर लोड करंट निकालना तो V यूज़ करो टोटल जो सर्किट का है, और R यूज़ करो जो दे रखा है। अगर जिन्नर का हमें करंट निकालना, जिन्नर Z, तो V यूज़ करो जिन्नर वाला,
और आर इसका यूज़ नहीं कर सकते, बट इसकी पावर दे रखी है, पावर से भी तो निकाल सकते हैं हम। पी इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई, तो आई निकाल लो पी बाई वी। पी दे रखी है जिनर की, और जिनर का वोल्टेज दे रखा है, इससे निकालो। पी क्या है 0.27 और इसका 9, बस इसको डिवाइड कर दो, किसका करंट आ जाएगा, जिनर डायोड का करंट। देखो जिनर का करंट निकालना तो जिनर डायोड के ही जो डाटा गिवन है वो यूज़ करोगे, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ बस, ठीक है। दे तो ऊपर और भी रखा है वोल्टेज में। 3 क्वेश्चन हो गए भी इसके। ये देखो अप्लाइड इनपुट एसी पावर है हाफ वेव रेक्टिफायर की, इनपुट एसी पावर दे रखी है और डीसी आउटपुट दे रखी है। एफिशिएंसी पूछिए, एफिशिएंसी का तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल भी दिया है आज अपनी वीडियो से रिलेटेड। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट कितनी है 40, इनपुट कितनी है 100, और परसेंटेज में निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कट गई 40%। कितने मिनट का क्वेश्चन था बताओ, 40% आंसर आ गया ये रहा, ठीक है। ये इसके 4 क्वेश्चन हो गए भी 2024-25 के। नेक्स्ट करते हैं 2023 का पेपर भी। ये रहा, देखो 2 स्टेटमेंट दे रखी, पूछ रहा है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, बिल्कुल डिपेंड करता है अभी। इफेक्टिव मास तो डिपेंड करता है, अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग होता है, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन, एटम्स, लेटिस स्ट्रक्चर सब अलग हो जाते हैं, तो करेक्ट है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं। एन टाइप पी टाइप नाम से क्या करना हमें, सेमीकंडक्टर हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसमें और था क्या एक क्वेश्चन, पता नहीं खो गया क्या। हाँ ये देखो पीक आउटपुट वोल्टेज है फुल वेव रेक्टिफायर की, ये दे रखी है, और डीसी वोल्टेज पूछा है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना इसका, क्या बताया था बताओ, सोचो एक बार, याद है नहीं याद है। फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव, तो इसके लिए आई डी सी का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2I0/पाई। वोल्टेज है तो वी कर दो बस, ठीक है, यही था। फुल में तो 2I0/पाई, और हाफ में सिर्फ पाई से डिवाइड करते हैं, फुल में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, निकालो खुद, ठीक है। अगला लेती हूँ मैं 2020 वाला है, हाँ ये रहा। 2 एम्पलीफायर हैं, कनेक्ट कर रखे हैं आफ्टर दी, एक सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, बताया ना मैंने। फर्स्ट जो है वो वोल्टेज गेन ये दे रहा है, सेकंड ये दे रहा है, और इनपुट सिग्नल ये है, तो आउटपुट सिग्नल पूछा है। तो देखो मैंने बताया था ना इसका, जो आउटपुट सिग्नल बाय इनपुट होता है वो इसकी गेन के इक्वल होता है, गेन अल्फा से ले लो चाहिए, और सीरीज़ में है तो गेन क्या होती है सीरीज़ में, मल्टीप्लाई। तो गेन कितनी दे रखी है, 1 10 1 20, तो 10 गुणा 20 आ गया। तो हमें आउटपुट वोल्टेज पूछा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई किससे, गेन से, और गेन आ गई 200। तो इनपुट कितना दे रखा है 0.01 इंटू में 200, ये करोगे इससे कट जाएगा, 2 आ गया, ये रहा 2 वोल्ट, ये इसका आंसर है। क्या किया, जो आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट है वो किसके इक्वल होता है, गेन की, और गेन सीरीज में मल्टीप्लाई और पैरेलल में सम, बस। तो आउटपुट निकालना था, ये इधर जाएगा, बस इतना सा फर्क है, ओके। इसके और पेज मोड़े थे मैंने, कहाँ गए, 2 क्वेश्चन थे इनमें भी। ये रहेगा इसी का, अभी जो करवाया ना मैंने उसी पेपर में ही। कॉमन कलेक्टर मोड है ट्रांजिस्टर का, एमीटर करंट दे रखा है, बेस करंट दे रखा है, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकालनी। तो मैंने क्या बताया था, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती हुई, तो देखो एक ऑप्शन खत्म हो गया, 99 हो ही नहीं सकती अल्फा की, ठीक है, तीनों में तो लेस देन 1 है। तो निकालोगे कैसे, देखो एमीटर करंट दे रखा है, बेस करंट दे रखा है, अल्फा के निकालो। अल्फा बीटा का आपस में रिलेशन भी है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अगर बीटा निकल गया तो गामा के साथ भी इसका रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस बीटा। खुद सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। आज मेरे हिसाब से बहुत हो गए भी क्वेश्चन, PYQ कुछ रह गए, कुछ क्वेश्चन और थे मेरे पास पेपर, तो जो PYQ रह गए वो प्लस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की काफ़ी बच्चों ने ऐसे कमेंट्स कर रखे थे भी, अलग एक वीडियो बनाई जाए, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ही शामिल करूँगी ना तो ये लंबी सी वीडियो और बोर, आप भी थक जाओगे, मतलब लगातार पढ़ के। एक दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग वीडियो रख लूँगी मैं, अभी वो करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में जो PYQ बच गए उसकी अलग वीडियो होगी भाई,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐसे ऐसे सिलेक्ट किए हैं भी बहुत ज़्यादा, जो आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत अच्छा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो वो वीडियो बहुत मतलब ज़रूरी रहेगी, तो ज़रूर देखना उसको। ये नहीं कि आपने बस सोच लिया भाई हो हमने तो सारे फॉर्मूला वगैरह कर लिए, कॉन्सेप्ट सीख लिए, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं, बता देती हूँ भाई मैं। वो वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सारे ज़रूर से ज़रूर देखोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उस पर सिंगल टॉपिक पे मैंने दो दो न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं भी, ठीक है। तो अब अच्छी प्रैक्टिस करनी, मिशन एक ही हो बस, मैंने बताया था ना उस वीडियो में भी कि पीजीटी फिजिक्स सपने में भी यही दिखे भाई। तो अपने रिप्लाई ज़रूर करना भाई। जो एफिशिएंसी है आज ही पढ़ी आपने, तो मैं चेक करती हूँ कितना एफिशिएंट रहेगा ये जो वीडियो है आज वाली, कितनी एफिशिएंसी आती है इसकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।